हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पीएससी बाय डीसी सर। इस चैनल पर आपके बेस को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग इस कोशिश में मेरे कदम से कदम मिलाकर तैयारी कर रहे होंगे। आपका खुद का एक बहुत अच्छा नोट्स आपके पास होना चाहिए जो एग्जाम के टाइम पर आप बार बार रिवाइज कर लें ताकि आपकी सारी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स दूर हो जाए। फिर हमने एमसीक्यू की व्यवस्था आपको अलग से दी हुई है। इस टेस्ट सीरीज में बहुत सारे आपको ऑप्शंस हैं। टेस्ट सीरीज में आप टॉपिक वाइज क्वेश्चंस लगा सकते हैं, एक नहीं 5-5 10-10 बार लगा सकते हैं, बार बार रिवीजन कर सकते हैं। तो आज हम दक्षिण भारत का जो प्रशासन था मुगल काल के समय, दिल्ली सल्तनत के समय, अर्थात विजयनगर का प्रशासन, उस पर बात करने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में आप बहुत सारे नए शब्द, बहुत सारी नई बातें सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भगवान श्री गणेश का नाम लेकर श्री गणेशाय नमः बोलते हुए और मेरे शिक्षक सुरेश पटेल सर को याद करते हुए हम मूल पॉइंट पर आते हैं। विजयनगर का प्रशासन। सबसे पहला पॉइंट कि विजयनगर के प्रशासन की जानकारी हमें कहां से मिलती है। देखिए, जानकारी जो है उसके स्रोत कौन कौन से होते हैं, उस समय के अभिलेख जो हैं वो सबसे प्रमुख स्रोत होते हैं। उस समय का जो साहित्य होता है, जो किताबें होती हैं, वो महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। और साथ में जो विदेशी लोग होते हैं उनके वृत्तांत या फिर सिक्के हो सकते हैं, उस समय के जो निर्माण कार्य होते हैं, ये बहुत सारी चीजें हैं जो उस समय की या इतिहास की जानकारी देते हैं। इसलिए हम इसे एक कहानी के रूप में पढ़ते हैं। आपको यहाँ याद रखना है, एक फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कृष्णदेव राय की रचना अमुक्तमाल्यद, ये रचना थी जिसे कृष्णदेव राय ने लिखा। ये जैसे उत्तर भारत में हम कौटिल्य के अर्थशास्त्र के रूप में जानते हैं, वैसे ही दक्षिण भारत का अर्थशास्त्र कहा जाता है इसे। अमुक्तमाल्यद में राजा के कर्तव्यों और आदर्शों की व्याख्या की गई है और कर के बोझ को कम करने के विचार को प्रस्तुत किया गया है, कैसे शासन किया जाए, जिसमें सारे शासन की व्यवस्थाएं या जानकारियां हमें मिल जाती है। ऊपर सामान्य बातें आपको ये याद है। और आगे बढ़ते हैं। पहले हमने विषय की बात कर ली, अब मैं आपको केंद्रीय प्रशासन पर ले चल रहा हूं कि उस समय का केंद्रीय प्रशासन कैसा था। मैं हमेशा से कहता हूं कि जब भी आप किसी क्षेत्र का प्रशासन पढ़ें तो आज के प्रशासन से उसकी तुलना करें। फिर से मैं एक बार उसी बात को दोहरा दूं कि आज तारीख में भारत में कैसा प्रशासन है। तो भारत में जो प्रशासन का स्वरूप है वो लोकतंत्रात्मक है और साथ में हमारा देश कैसा है, संघीय व्यवस्था वाला देश है। ये दो बातें हमें याद रखनी है। लोकतंत्र मतलब जनता जो है वो अपने नेता को चुनती है, उसमें एक प्रधानमंत्री होता है और उसकी सहायता के लिए एक मंत्री परिषद जो है होती है, और ये सब मिलकर हमारे यहाँ नियम बनाने का या नीति बनाने का काम करते हैं। ये हमें याद है। संघीय शासन व्यवस्था में पूरे देश की एक सरकार होती है जिसे हम केंद्रीय सरकार कहते हैं, और फिर छोटी छोटी सरकारें होती हैं जिसे हम राज्य की सरकार कहते हैं। तो यहाँ राज्य होते हैं। अगर यही पैटर्न मैं विजयनगर साम्राज्य पर लागू करूं तो विजयनगर साम्राज्य की सबसे बड़ी या सबसे महत्वपूर्ण विशेषता राजतंत्र थी। लेकिन वो राजतंत्र हमारे सप्तांग सिद्धांत पर आधारित था। किस सिद्धांत पर? सप्तांग सिद्धांत। और ये यूपीपीएससी जैसी बड़ी एग्जाम्स का क्वेश्चन है कि विजयनगर का सिद्धांत किस सिद्धांत पर या प्रशासन किस सिद्धांत पर आधारित था। सप्तांग सिद्धांत पर यह सिद्धांत या प्रशासन आधारित था। यहाँ पर राजा होता था, उसकी मदद के लिए एक मंत्री परिषद होती थी। सेम जैसे आज की तारीख में प्रधानमंत्री और उसकी सहायता के लिए मंत्री परिषद है, वहां राजा और मंत्री परिषद होते थे। फिर अगर देखें कि संघीय व्यवस्था कैसी थी, तो वहां केंद्र में एक सरकार होती थी, राज्यों में छोटी सरकार होती थी, और उसके नीचे सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था थी ग्राम व्यवस्था। ये ग्राम व्यवस्था चोल काल से चली आ रही थी, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ में दो पॉइंट और जोड़ रहा हूं, आयंगर व्यवस्था और नायंगर व्यवस्था। वहां की जो सेना थी वो नायंगर व्यवस्था पर, और वहां का जो स्थानीय प्रशासन था, स्थानीय प्रशासन, वो सब किस पे? आयंगर व्यवस्था पर टिका हुआ था। तो ये दोनों शब्द खूब इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं, आगे डिटेल में इनकी बात करेंगे। तो इतनी थोड़ी सी बेसिक जानकारी अगर मिल गई हो तो हम बातों को समझें।
विजयनगर का प्रशासन केंद्रीय राजतंत्र पर आधारित था और शासन का आधार निरंकुश राजतंत्र था। राजा का राज्य जो संस्था सिद्धांत थी वो वंशानुगत होती थी, परंतु व्यवहार में राजवंशों में परिवर्तन होता रहा। जैसे हमने पढ़ा, पहले संगम वंश आया, फिर सालू, फिर तुलु और फिर अराविडु वंश आया। राजा का पद सर्वोच्च होता था, जो राजा और प्रशासन का केंद्र बिंदु था। राजा को सामान्यतः राय देने के लिए उनके पुत्र ना होने की स्थिति में राजा को सामान्यतः राय कहा जाता था। क्या कहा जाता था? राय। ये शब्द इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि विजयनगर में राजा को क्या कहा जाता। तो देखो, मुगल काल में उसे सम्राट कहा जाता था, दिल्ली सल्तनत में उसे सुल्तान कहा जाता था। बहुत शब्द इंपॉर्टेंट है। दिल्ली सल्तनत में सुल्तान शब्द था। फिर जब मुगल काल आया तो मुगलों में उसे सम्राट कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सम्राट। और यही विजयनगर में क्या कहा जाता था? विजयनगर में उसे राय कहा जाता था। याद रखना, पुत्र न होने की स्थिति में राज परिवार के किसी योग्य पुरुष को युवराज नियुक्त किया जाता था, अर्थात वो उसका राजा बनता था। युवराज का राज्याभिषेक पट्टाधिभिषेकम कहा जाता था। क्या कहा जाता? पट्टाभिषेकम। विजयनगर काल में दक्षिण भारत की संयुक्त शासक परंपरा का निर्वाह किया गया। जैसे हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने एक साथ शासन किया, तो ऐसे बहुत सारी स्थितियां ऐसी बनेगी जब दो लोग मिल करके शासन करते हैं। बड़ी बड़ी कोई समस्या वाला इसमें कॉन्सेप्ट नहीं था। आगे बढ़ते हैं, इसकी और डिटेल पर चलते हैं, केंद्रीय प्रशासन को थोड़ा डीप में समझते हैं। राजा हमने समझ लिया, राजा की मदद के लिए मंत्री परिषद होगी। अब ये मंत्री परिषद जो है वो क्या है भाई? तो राज परिषद के बाद केंद्र में या राजा की परिषद या राजा के 2-3 सलाहकार के बाद मंत्री परिषद होती थी, जिसका प्रमुख अधिकारी प्रधानी या महाप्रधानी कहलाता था। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राजा को हमने राय कह दिया और मंत्रियों के प्रमुख को हमने महाप्रधानी कह दिया। बात क्लियर हो गई होगी। इनकी सभाएं वैकुंठ विलास मंडप, मंडप मतलब होता है सभागृह नामक सभागार में आयोजित होती थी। आपने अभी भारत की सरकार ने एक नया जो सभागृह बनाया है, असेंबली हॉल बनाया, उसे भारत मंडपम कहा है। मंडपम माने सभागार। तो यहां से आपको ये पॉइंट क्लियर रहे। वैकुंठ विलास एक नाम का सभागृह होता था। तो जैसे वर्तमान में संसद में हमारी मीटिंग होती है, हम कानून बनाए जाते हैं, वैसे यहाँ वैकुंठ विलास में राजा और उसके मंत्री बैठ करके कानून बनाते थे। मंत्री परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं उसे सभा नायक कहते थे। तो जैसे अभी वर्तमान में लोकसभा का स्पीकर होता है, वैसे इनकी जो बैठक होती थी उसमें सभा नायक जो है वो पद होता था। केंद्रीय सचिवालय होता था, जहां से सारे प्रशासनिक काम होते थे। सचिवालय में विभागों का बंटवारा किया जाता था और इसमें रायसम और कर्णिमम या कर्णिकम ऐसे दो बड़े अधिकारी होते थे। दो बड़ी बड़ी पोस्ट होती थी। ये क्या करते थे? रायसम जो है वो राजा के मौखिक आदेशों को लिखता था और कर्णिमम जो है वो लेखा अधिकारी होता था, हिसाब किताब रखता था। बहुत ज्यादा डीप में सारे अधिकारी नहीं बताऊंगा, सारे बता दिए तो आपके दिमाग ही खराब हो जाएगा। तो उसमें से जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे, जैसे सबसे पहले मैंने आपको बताया राजा, राजा को क्या कहते थे? राय कहते थे। मंत्री परिषद होती थी जिसे हम क्या कहते थे? जिसका प्रमुख क्या कहलाता था? प्रधानी कहलाता था। उसकी बैठक कहाँ होती थी? वैकुंठ विलास में होती थी। फिर उनकी जो सभा होती थी उसका एक अध्यक्ष होता था, उस अध्यक्ष को हम क्या कहते थे? सभा नायक कहते थे। फिर सारे जो बैक ऑफिस काम होते थे वो सचिवालय से होते थे। उस सचिवालय में दो बड़े अधिकारी थे, रायसम और कर्णिमम। तो रायसम राजा के बोले गई बातों को लिख करके रखता था और कर्णिमम हिसाब किताब रखता था। इंपॉर्टेंट बातें समझ आ गई होगी। अब हम आते हैं स्थानीय प्रशासन पर। केंद्रीय प्रशासन समझ लिया, स्थानीय प्रशासन पर आओ। विजयनगर जैसे विशाल साम्राज्य पर प्रशासन के लिए उसको अनेक प्रांतों में विभाजित किया गया था। जैसे प्रांत जो है वो राज्य कहलाते थे। क्या कहलाते थे? तो वर्तमान में हम राज्य ही कहते थे, तो कोई बात ही नहीं इसमें। लेकिन राज्य, जैसे हमारा देश जो है वो राज्यों में बटा हुआ है। किसमें बटा हुआ है? राज्यों में। जैसे एमपी, जैसे यूपी, जैसे छत्तीसगढ़, वैसे वो भी राज्यों में बटा हुआ था। मतलब विजयनगर जो है वो राज्यों में बटा हुआ था। ये पॉइंट याद रख लेना। इन राज्यों में जैसे वर्तमान में संभाग होते हैं,
वैसे आप वहां पर मंडपम में क्या कहलाते थे, मंडल कहलाते थे, और उसका प्रमुख कमिश्नर कहलाता था। संभाग में अंदर होते थे कोट्टम, क्या होते थे, कोट्टम। कोट्टम जो है उसे जिला कहते थे, जिले को कोट्टम कहा जाता था। कोट्टम के अंदर नाडु होते थे, जैसे वर्तमान में तहसील होती है वैसे तहसील के जैसे वहां पर नाडु होते थे। और नाडु के अंदर क्या होता था, मेला ग्राम, ये 50 ग्रामों का एक इकाई होता था। नाडु का छोटा भाई, मतलब सॉरी, नाडु का के अंदर होते थे मेला ग्राम, और मेला ग्राम के अंदर होते थे ग्राम। ग्राम में प्रशासन करने के लिए प्रशासन की सबसे छोटी इकाई उर या गांव कहलाती थी, तो वहां गांव को उर कहेंगे। बहुत क्लियर है, एक बार यहां समझ लो भैया। मंडल कह दो, मंडल जो है वो पहले तो राज्य बन गया, राज्य अर्थात प्रांत या राज्य कह दो, ये क्लियर हो गया आपको यहां से। फिर उसमें मंडल होते थे, मंडल के बाद कोट्टम होते थे, कोट्टम के बाद नाडु होते थे, नाडु में होते थे मेला ग्राम, और मेला ग्राम में होते थे उर, उर मतलब ग्राम। क्लियर हो गया होगा। मेला ग्राम मतलब 50 गांव का समूह। नाडु माने की तहसील, क्या हो गया, तहसील। कोट्टम माने जिला, और मंडल माने संभाग। बहुत आसानी से क्लियर रहे, मंडल, कोट्टम, नाडु, है ना। तो एम फॉर मंडल, के फॉर कोट्टम, एन फॉर नाडु, ये 3 शब्द आपको एक साथ याद रखने हैं। अपनी एबीसीडी में भी ये लगभग एक साथ ही आते हैं। फिर मेला ग्राम आ जाता है, फिर ग्राम आ जाता है, तो ये दोनों याद रह जाएंगे, मेला मतलब गंदा गांव और फिर छोटा गांव, तो आसानी से याद रह जाएंगे दोनों। एम के एन इसको याद रखना है, एबीसीडी याद कर लो तो एक बार याद हो जाएंगे। के एल एम एन होता है, यहाँ एम एन है ना, एम के एन है। और आगे बढ़ते हैं, अब आ गया और स्थानीय प्रशासन की बात करते हैं कि भैया उर तो हो गया, उस उर का प्रशासन कौन करता था। उर माने क्या हो गया, गांव, तो गांव का प्रशासन कौन करता था, तो सभा व नाडु विजयनगर की स्थानीय प्रशासनिक संस्थाएं थी। प्रत्येक गांव अनेक वार्डों मोहल्लों में विभाजित था, और सभा में विशेष लोग भाग लेते थे। ब्रह्मदेव ग्राम, ये याद रखना, ब्राह्मण देव ग्राम या ब्रह्मदेव गांव। ब्रह्म, देखो पूरे विजयनगर में 2 वैरायटी के गांव मिलेंगे, एक तो ब्राह्मणों को जो गांव दान में दिए हैं वो, और जो गैर ब्राह्मण गांव हैं। तो ब्रह्मदेव ग्राम मतलब जो ब्राह्मणों को भूमि दान में गांव मिले हैं, उनमें जो शासन होता था वो चतुर्वेदी मंगलम कहा जाता था, या उनकी जो सभाएं होती थी उन सभाओं को चतुर्वेदी मंगलम, क्योंकि 4 लोग मिलकर के उसका शासन संभालते थे। जो ब्राह्मण वाले गांव नहीं थे, गैर ब्राह्मण गांव, उनमें सभा शासन उर करती थी। कौन करती थी, उर। याद रख लेना, ये चोल साम्राज्य जैसा डिक्टो है, कॉपी होता है ना, बहुत सारी चीजें एक जैसी हैं इनकी। तो यहाँ उर नाम की संस्था थी, चतुर्वेदी मंगलम थी। 12 शासकीय अधिकारियों के समूह द्वारा, जिसे आयंगर व्यवस्था कहते थे, वो यहाँ का शासन संभालती थी। तो दिमाग में बहुत क्लियरली ये बात घुसेड़ लो कि आयंगर माने क्या। देखो 2 व्यवस्थाएं, 2 शब्द यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है आयंगर व्यवस्था और है नायंगर या नायगर व्यवस्था। न से नायगर है तो ये सैनिक है, क्या है ये, सैनिक। तो सैनिकों को पोस्ट देने की, उनके शासन करने की जो व्यवस्था थी वो नायंगर व्यवस्था कहलाई। और जो स्थानीय इकाइयां हैं, स्थानीय इकाइयों में शासन करने के लिए 12 अधिकारियों का एक ग्रुप बनाया जाता था उसी गांव के लोगों से, जिसे हमने क्या कह दिया है, आयंगर व्यवस्था कह दिया है। तो बड़ा क्लियर है, इसमें कोई टफ पॉइंट है ही नहीं। गांव का प्रशासन 12 लोग मिलकर करते थे, उन 12 के ग्रुप को आयंगर कहते थे, बड़ा क्लियर हो गया। और नायंगर सेना व्यवस्था थी। विजयनगर काल में ग्रामीण प्रशासन की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता आयंगर व्यवस्था है। इस व्यवस्था के अनुसार एक स्वतंत्र इकाई के रूप में प्रत्येक गांव को संगठित किया जाता था, जिस पर शासन के लिए 12 शासकीय व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था। इस 12 शासकीय अधिकारियों के समूह को क्या कहते थे, आयंगर कहा जाता था। और इन अधिकारियों की नियुक्ति सरकार द्वारा या शासन द्वारा की जाती थी। बहुत क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो सैन्य प्रशासन समझेंगे, और सैन्य प्रशासन में आती है नायंगर व्यवस्था।
है ना। तो सेना की पोस्ट जो होती थी वो नायंगर व्यवस्था से दी जाती थी। खूब डिटेल में जाऊंगा तो कंफ्यूज हो गया, अभी केवल इतना याद रख लो कि विजयनगर में नायंगर व्यवस्था थी। विजयनगर साम्राज्य में पुलिस को वेतन वेश्यालय से होने वाली आय से देते। तो गजब की एक बेहतरीन व्यवस्था, पता नहीं यहां से कैसे ये इस समय जीवित थी, लेकिन थी। विजयनगर साम्राज्य में पुलिस को वेतन कौन देता था? जो वेश्यालय से आय होती थी वहां से दी जाती थी, इसका मतलब वेश्यालय होते थे। इसकी जानकारी आपको अब्दुल रज्जाक, जो कि उत्तर भारत का लेखक है, वो दे रहा है। मतलब देखो वहां की जानकारी अब्दुल रज्जाक देने आया, ठीक है। नव विभाजित प्रदेशों में निर्मित किलों को पदाई पर्स कहा जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया जो नया नया क्षेत्र इनके द्वारा जीता जाता था वहां एक किला बनाते थे और उस किले को कहते थे पदाई पर्स, याद रख लेना। बहुत ज्यादा डीप में मत जाओ, यहाँ थोड़ा समझ कम आएगा, लेकिन हाँ जितना समझ काम का है, एक एक फैक्ट काम का है, वो मैं आपको बता रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विजयनगर में व्यापार कैसे होता था उसके बारे में दो चार फैक्ट याद रख लो। विजयनगर साम्राज्य में उत्पादित कृषि उत्पाद अर्थात फसल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? काली मिर्च। क्या थी? काली मिर्च, जिसके लिए पुर्तगाली वहां से चल के, पुर्तगाल से चल करके भारत तक आ गए भैया। काली मिर्च जो व्यापार में निर्यात का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा थी। ये क्वेश्चन यूपीएससी में एक एक करके पूछ लिए हैं, सारे के सारे पूछे भैया, देख लो यहां से, है ना। विजयनगर का सबसे बड़ा निर्यातित तत्व काली मिर्ची। विजयनगर में हीरे का भी निर्यात होता था। विजयनगर साम्राज्य में सबसे महत्वपूर्ण आयात मतलब खरीद रहे हैं ना, सबसे ज्यादा क्या खरीदा जाता था? तो घोड़े खरीदे जाते थे। ये भी इधर से काली मिर्ची गई, उधर से काले घोड़े आए, याद रख लेना। बहमनियों ने उत्तर भारत से हाथियों के व्यापार को रोक दिया, मतलब हाथी जो है उत्तर भारत से वहां नहीं जा सकते। तो अब क्या होगा? इस कारण विजयनगर साम्राज्य के लोग श्रीलंका और पेगू से हाथियों का आयात कर लेंगे। हाथी तो चाहिए भैया, क्योंकि सेना में हाथी जरूरी है, तो हाथी यहां से आएंगे। पॉइंट क्लियर हो गया होगा। आयात और निर्यात, आयात सबसे ज्यादा हम किसका करेंगे? आयात घोड़े का करेंगे, निर्यात काली मिर्ची का करेंगे, याद हो गई। आगे बढ़ो। इनकी मुद्रा व्यवस्था, और यूपीएससी क्या एमपीपीएससी इस पे क्वेश्चन पूछ चुकी है कि यहाँ की मुद्रा कैसी थी। तो उसका नाम पेगोड़ा था। क्या था? या तो उसे हुण कह दो, या उसे पेगोड़ा कह दो, या उसे परदोस कह दो। ये तीनों नाम इतिहास में मिलते हैं भैया। विजयनगर की मुद्रा का नाम पेगोड़ा था। क्या नाम था? पेगोड़ा। विजयनगर साम्राज्य में स्वर्ण के मुद्रा सोने के सिक्के चलते थे, जिससे उसकी समृद्धि का पता लगता है। विजयनगर का सर्वाधिक प्रसिद्ध सिक्का वराह सिक्का था। क्या था? वराह, जो सोने का होता था, जिसे विदेशी यात्रियों ने किसी ने उसे हुण कहा, किसी ने उसे परदोस कहा, और किसी ने उसे पेगोड़ा कहा, और तीनों ही नाम प्रचलित हैं इतिहास में। वराह सिक्का संपूर्ण भारत और विश्व में व्यापार के लिए स्वीकार करता था। कोई विश्व का ऐसा देश नहीं था जो इस सिक्के को स्वीकार ना करे। सोने के सबसे छोटे सिक्के को प्रताप कहते थे। क्या कहते थे? प्रताप या फणम कहते थे, याद रखना। प या फ कहते थे, प भी कह सकते हैं, फ भी कह सकते हैं। चांदी के छोटे सिक्कों को तार कहते थे। क्या कहते थे? चांदी के छोटे सिक्के को तार कहा जाता था। हरिहर के स्वर्ण वराह सिक्कों पर हनुमान जी और गरुड़ का चिन्ह बना हुआ है। ये आपको स्पेशली एक ऐसे में कंपैरिजन करा देता हूं, सारे सिक्कों पर किस किस के निशान थे। हरिहर के समय स्वर्ण के जो सिक्के थे उन पर हनुमान जी का निशान होता था। तुलु वंश के जो राजा थे उस समय बेल, गरुड़, उमा महेश, वेंकटेश और बालकृष्ण, इनकी मूर्तियों की आकृतियां थी। सदाशिव राव के समय के सिक्कों पर लक्ष्मी नारायण की। अरविडु वंश के जो राजा थे वो वैष्णव धर्म को मानते थे, इसलिए उनके शंख पर, उनके सिक्कों पर वेंकटेश भगवान की। और तिरुमल के सिक्कों पर वरा अर्थात सुंवर की, ये याद रखना, वरा माने सुंवर की आकृति थी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दोनों की दोनों। सबसे पहला फैक्ट भी, हनुमान जी की आकृति किस राज्य के सिक्कों पर अंकित होती थी? तो हनुमान जी के सिक्के एक ही राज्य के मिले, विजयनगर के। दूसरा, सुंवर की आकृति किसके सिक्कों पर मिलती थी? तो वो भी विजयनगर के। भगवान विष्णु का एक अवतार है वराह अवतार, जिसमें वो सुंवर बने हैं, तो वही वराह अवतार के यहाँ सिक्कों पर अंकन होते थे। आगे बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्ट और बताऊंगा। विजयनगर काल में दास प्रथा प्रचलित थी। पुरुष और महिला दोनों को बेचा जाता था। मनुष्यों के क्रय विक्रय को वेशवग कहते थे। क्या कहते थे? वेशवग, ये याद रख लेना। अब स्त्रियों की स्थिति देख लो। स्त्रियों की स्थिति सिंपल है भाई, बाल विवाह होते थे। स्त्रियों को पर्दा प्रथा का कोई वैसा प्रावधान था नहीं।
तीसरा पॉइंट है कि इनके विधवा विवाह भी होते थे, विधवा विवाह प्रचलन में थे। सती पर्दा प्रथा नहीं थी, है ना, ये याद रखना, पर्दा प्रथा नहीं थी, सती प्रथा जरूर थी। सती प्रथा के रूप में जैसे हमें उत्तर भारत से एक पॉइंट मिलता है ना कि वो गुप्त साम्राज्य में एक एरण से एक अभिलेख मिला, वैसे विजयनगर से एक अभिलेख मिला। 1334 में एक अभिलेख माला गोड नाम की महिला का मिला है, जिसमें उसके पति की मृत्यु होने पर उसने स्वर्गरोहण मतलब स्वर्ग में जाने के लिए अपनी पति के साथ में वो भी मर गई। इसका उदाहरण हमें वहां से मिला। ये पॉइंट क्लियरली याद रख लेना। तो महिलाओं की स्थिति देख लिया, दास देख लिया। अब आगे आते हैं मनोरंजन, बहुत इंपॉर्टेंट है। विजयनगर में दक्षिण भारत के यक्षगान जो कि किसका, आज की तारीख में कर्नाटक का राज्य नृत्य, कर्नाटक का राजकीय नृत्य क्या है भाई, कर्नाटक का राजकीय नृत्य यक्षगान है, उसकी परंपरा पहली बार विकसित हुई। और यहाँ का फेवरेट जो शास्त्रीय नृत्य था वो यक्षगान था। बेलमाट है ना, बेमलाट जो है छाया नाटक की लोकप्रिय थे, और इसके साथ शतरंज और पासा खेलने की व्यवस्था भी यहाँ थी। और आगे आपको कुछ विशेष बातें बताऊंगा। विजयनगर काल दक्षिण भारत के यक्षगान व्यवस्था थी। यहाँ पर विठोबा, क्या नाम है, विठोबा या विठल, दक्षिण में विष्णु को कहा जाता है, और वेंकटेश के समय विरूपाक्ष का स्थान भगवान वेंकटेश्वर अर्थात विष्णु ने लिया। सिंपल सी बात है, दक्षिण भारत में भगवान वेंकटेश या विठोबा की पूजा होती है, जो विष्णु भगवान के ही स्वरूप माने जाते थे। विजयनगर साम्राज्य का प्रमुख राज उत्सव, एक साल में एक बार, जैसे हमारे देश में गांधी जयंती को राजकीय पर्व या त्योहार बोला जाता है, वैसा यहाँ पर रामनवमी या रामनवमी को ही या महानवमी कहा जाता था। उसे रामनवमी को महानवमी कह करके पुकारते थे, और वो राजकीय उत्सव था। उस जमाने की बात है, सोचो, हनुमान जी सिक्के पर हैं, रामनवमी उसका राजकीय त्योहार है। सब बहुत सिंपल सी बातें हैं, क्योंकि हिंदू धर्म को पुनरुत्थान करना था ना इस राज्य को। आगे बढ़ते हैं, यहाँ की भाषा देख लेते हैं कैसी थी। कृष्णदेवराय का शासन तेलुगु भाषा का स्वर्णकाल कहलाता है। क्या कहलाता है? तो इसका मतलब ये हुआ कि विजयनगर की भाषा क्या थी? तेलुगु थी। सिंपल सा लॉजिक है। आगे बढ़ते हैं। पेड्डन जो कि पहले कवि थे, या पेड्डन जो है वो अष्ट कवियों में से एक थे। तेलुगु कविता के पितामह कहे जाते हैं। कौन कहे जाते हैं? तेलुगु पितामह के कवि पितामह पेड्डन। आंध्रा कविता के पिता कहे जाते हैं। एक तो पितामह हो गए, मतलब दादाजी हो, एक हो गए पिता। तो आंध्रा और तेलुगु दोनों के हो गए। उसकी प्रमुख रचनाएं क्या है? स्वरोचित संभव, क्या नाम है? स्वरोचित संभव, मनुचरितम, और तीसरी हरि कथा सार। क्या है? हरि कथा सार। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रख लेना। अष्ट दिग्गज जो कि कृष्णदेवराय के 8 प्रमुख कवि थे, उसमें दूसरा था नंदीतिम्म। क्या था? नंदीतिम्म, जिसने पारिजात हरण ये किताब लिखी है। इसकी रचना है पारिजात हरण। एमपीपीएससी ने नहीं पूछा, एसएससी ने पूछा है। पारिजात हरण किस कवि की किताब है? नंदीतम्म की किताब है, जो अष्ट दिग्गज में से दूसरा था। याद रख लेना। नन्नैया ये तीसरा था, इसने महाभारत का तेलुगु भाषा में अनुवाद किया। याद रख लेना। वीरभद्र जिसने कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शकुंतलम का तेलुगु भाषा में अनुवाद किया। तो सारे लोग इंपॉर्टेंट है, सारी बातें इंपॉर्टेंट है, वही मैं बता रहा हूं। अब आगे बढ़ते हैं। या संगीत कैसा था भैया? लक्ष्मी नारायण कृष्णदेवराय के दरबारी संगीतकार थे। अब ये क्वेश्चन पूछा गया है, लक्ष्मी नारायण किस राजा के दरबारी कवि थे? कृष्णदेवराय के। याद रख लेना। उसने संगीत सूर्योदय नामक किताब लिखी है। क्या लिखी है? संगीत सूर्योदय नामक किताब के रचनाकार कौन है? संगीत सूर्योदय के रचनाकार है लक्ष्मी नारायण। क्या नाम है? लक्ष्मी नारायण। वीणा विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध संगीत वाद्य यंत्र है। अब आप केवल सोचो, हिंदू धर्म में सबसे इंपॉर्टेंट माता सरस्वती माता, और वो क्या बजाती है? वीणा। तो वही इस राज्य का क्या होगा? वही इस राज्य का वाद्य यंत्र होगा। अब हम चित्रकला देख लेते हैं। विजयनगर काल में चित्रकला स्वतंत्र शैली विकसित हुई। विजयनगर की चित्रकला को लिपाक्षी कला कहते थे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एमपीपीएससी छोड़ करके हर राज्य ने इस क्वेश्चन को पूछ लिया है। एमपीपीएससी का नंबर है।
लिपाक्षी कला किसे कहते थे? तो जो विजयनगर में चित्रकला की जाती थी उसे लिपाक्षी कला कहते थे या उस नाम से जानते थे। इस चित्रकला में रामायण और महाभारत के ही चित्र बनते थे और कुछ चित्र बनाने नहीं, मतलब जो चित्र बनाने उसको रामायण और महाभारत के पात्रों से कनेक्ट करके कि प्रेजेंट किया जाता था। विजयनगर में नृत्य संगीत को मिलाकर एक शैली विकसित हुई जिसका नाम यक्षिणी शैली था। क्या नाम है? यक्षिणी शैली। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि यक्षिणी शैली कहाँ की है? तो विजयनगर साम्राज्य की है, याद रख लेना, जिसमें नाचेंगे भी और गाएंगे भी, दोनों काम करेंगे। आगे बढ़ते हैं। स्थापत्य कला, स्थापत्य माने निर्माण या भवन निर्माण वाली जो कला है। द्रविड़ शैली के आधार पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापत्य कला विकसित हुई। कृष्णदेवराय ने हजाराराम, विठल स्वामी मंदिर, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विठल स्वामी और हजारा मंदिर, ये दोनों याद रखना। कृष्णदेवराय ने ही चिदम्बरम मंदिर, पार्वती मंदिर, कांचीपुरम के बादराज मंदिर और एकंबरनाथ मंदिर, इन चार मंदिरों को भी याद बनवाया था। लेकिन उसमें से दो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोनों को अलग अलग लिखा, हजारा और विठल स्वामी। तिरुपति मंदिर को में कृष्णदेवराय और उसकी पत्नी के साथ उनकी मूर्तियों को स्थापित किया गया है। तिरुपति मंदिर को इन्होंने नहीं बनाया, लेकिन तिरुपति मंदिर में इनकी मूर्तियां हैं। विजयनगर वास्तुकला की अंतिम शैली को मदुरा शैली कहा गया। क्या कहा गया? मदुरा शैली। तो मदुरै एक जगह का नाम है जहां पर वो विकसित हुई, इसलिए उसको मदुरै शैली कह दिया, याद रख लेना। और आगे छोटी सी बातें ऐसे बता दूं कि विजयनगर जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट राज्य है। यहां पर हर एक चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट वे में या तरीके से होती है। सबसे पहला जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो उर है। उर क्या है? गांव की सभा, ग्राम की सभा, जिसमें गांव के लोग होंगे, इनकी मदद या इनके काम के लिए प्रशासनिक अधिकारी चाहिए। तो प्रशासनिक अधिकारी को लाए हम 12 लोगों को आयंगर व्यवस्था से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सब तीन चार चीजों को मत भूलना। नायंगर व्यवस्था सैनिक व्यवस्था है। सारी इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बता दी। विजयनगर का प्रशासन समाप्त होता है। अगर समझ में आता है तो आप लोग कमेंट करके बताया करो। विशेष रूप से याद रखो, आप सब लोग इस वीडियो को केवल सुनने के लिए नहीं देख रहे हो, केवल पढ़ने के लिए, जानने के लिए नहीं देख रहे हो, आपको याद करना है। सबसे महत्वपूर्ण है याद करना। अगर आप याद नहीं कर रहे हैं तो मत देखा करो मेरे वीडियो, आपके किसी काम के नहीं है, क्योंकि 4 दिन बाद सब भूल जाना है आपको, तो वो मत करो भाई। नोट्स बनाओ, याद करो। अब तो हमने पीडीएफ देना भी शुरू कर दिया। आज ही हमने महिला सुपरवाइजर का जो एग्जाम है उसके पुराने सारे पेपर आपको अवेलेबल पीडीएफ के रूप में करवा दिए हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर। मोबाइल एप्लीकेशन कैसे आएगा? तो उसका नाम भी पीएससी बाय डीसी सर ही है। आप केवल और केवल प्ले स्टोर पर पीएससी बाय डीसी सर से इसको सर्च कर सकते हैं। सब लोगों को विशेष रूप से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।